जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसमें हमने अमेरिकी वर्चस्व का मुकाबला करने में सक्षम दो प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों यूरोपियन संघ और आसियान के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। आज हम समझेंगे शक्ति का तीसरा बड़ा केंद्र, जिसका नाम है चाइना, चीन, भारत का पड़ोसी। वैसे चाइना का नाम आते ही हमारे सामने चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीर उभर जाती है, और किसी एक कार्टूनिस्ट ने इन दोनों को लेकर एक बहुत ही शानदार कार्टून बनाया है और उसके सामने एक छोटे से व्यक्ति को दिखाया है और कहना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है भी इस ड्रैगन को कौन रोकेगा। चाइना वाले अपने आप को ड्रैगन का वंशज मानते हैं, तो इस ड्रैगन की ताकत को, इस चाइना की ताकत को वो हर कोई रोक सकता है, जिसकी पावर, जिसकी इकोनॉमी इससे कहीं ज़्यादा होगी। वो हम यानी भारत भी हो सकता है। चलिएगा समझते हैं अच्छे से इस कहानी को। अगर बात करें हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की, तो चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। क्या एशिया का रोगी कौन है? क्या चीन है। अब ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, जापान कोई भी यहां पर आता, इसका राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से शोषण करता। सब इसे पूर्व का तरबूज समझते थे। आता वो ही इस तरबूज को खाने लग जाता। और तब की अगर बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट ने चाइना को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही थी, और जो सत्य प्रतीत होती है। उसने कहा था कि वहां पर एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दो। क्या चाइना में एक दैत्य सो रहा है, एक राक्षस सो रहा है, उसे सोने दो, क्योंकि जब वह जाग उठेगा तो दुनिया को हिला देगा। लेकिन शायद सबको यही लगता था ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहां का दैत्य जागा, और धीरे धीरे जागते जागते 1978 के बाद की अगर बात करूं तो चाइना के अंदर आर्थिक विकास में बहुत तेजी से वृद्धि होनी स्टार्ट हो गई, और महाशक्ति के रूप में उभरना इसने स्टार्ट कर दिया। अगर समझें भी चाइना की आर्थिक विकास में वृद्धि वाले वो कारक कौन हो सकते हैं, वो कारण कौन हो सकते हैं, तो वो है इसकी विशाल जनसंख्या। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो चाइना है। दूसरा इसका कारण हो सकता है इसका विस्तृत भूभाग, इसके प्राकृतिक संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभुत्व यानी राजनीतिक विचारधारा। ये चीजें इसके आर्थिक विकास में वृद्धि करने में काफी मददगार साबित हुई। और आज के हिसाब से अगर हम समझें तो चाइना है वो पूर्वी एशिया के विकास के इंजन के रूप में काम कर रहा है। जो कभी एशिया का रोगी कहलाता था, पूर्व का तरबूज कहलाता था और हर कोई खाता जाता था, आज वो ही चाइना पूर्वी एशिया के विकास का इंजन कहलाता है। बाकी के एशिया के देश इसके डिब्बे हैं, इंजन चलता है तो डिब्बे भी साथ चलते हैं। और एक अनुमान लगाया गया है कि अगर यही ग्रोथ रेट रही चाइना की, तो वर्ष 2040 तक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में दुनिया में यह चाइना उभरेगा। तो ये इस प्रकार से चाइना का जो उसकी अर्थव्यवस्था है, उसका उत्थान है, वो होता जा रहा है, ग्रोथ होती जा रही है। ये इसकी आर्थिक दृष्टि से उत्थान की जो एक कहूं भी स्टार्टिंग है, उसको हमने यहां समझा है। अब समझें इसकी विकास यात्रा को अच्छे से भी, किस प्रकार से इसने ग्रोथ करना प्रारंभ किया, क्योंकि जब तक आप इसकी विकास यात्रा को नहीं समझेंगे शायद टॉपिक अधूरा रहेगा। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं हम माओ के नेतृत्व में चाइना का विकास। यहां से कहानी स्टार्ट होती है इसके डेवलपमेंट को लेकर। बात है 1949 की। 1949 के अंदर माओ के नेतृत्व में वहां पर साम्यवादी क्रांति होती है, यानी भी यहां पर साम्यवाद की स्थापना होती है और साम्यवादी शासन स्थापित भी हो जाता है। आपको बता चुका हूं भी साम्यवादी जो शासन व्यवस्था होती है उसमें अधिकतर जो पावर होती है वो सरकार के पास होती है। माओ का सिद्धांत रहा है
माओ ने अपना सिद्धांत अपनाया कि न तो दुनिया से सहायता लेना है और न ही दुनिया के व्यापारियों को चीन में घुसने देना है। हमें जो करना है खुद करना है। जब यहां पर साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तब स्टार्ट में रसिया ने भी यानी सोवियत संघ ने भी इनकी खूब मदद की, खूब सलाह दी। और इन्होंने क्या किया, खेती से जो भी पूंजी बचती थी, जो धन बचता था, उसको सरकारी कंट्रोल के अंदर ये इंडस्ट्री में लगाने लगे। भी जो भी खेती से बचता उस पैसे को ये सरकारी उद्योगों में लगाने लगे। क्यों? क्योंकि उनको यही था, अगर हम चाइना का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो उसके लिए हमें उद्योग स्थापित करने चाहिए। तो इस प्रकार से चाइना ने अपनी समाजवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाया माओ के नेतृत्व में। लेकिन चुनौतियां भी सामने थी, बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने थी। क्यों थी? क्योंकि कहीं बाहर व्यापार करने के लिए उसके पास कोई विदेशी न तो पूंजी थी, न कोई बाजार था उसके पास, और वो नहीं चाहता था भी हमें दूसरी दुनिया से, क्योंकि कहा ना, न दुनिया से सहायता लेना है, न दुनिया के व्यापारियों को चीन में घुसने देना है, भी हम दूसरे देशों से माल नहीं मंगवाएंगे, यहीं पर सब कुछ प्रोडक्शन करेंगे और अपनी जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ाएंगे। लेकिन चुनौतियां कम नहीं थी, बहुत सी समस्याओं का सामना इस साम्यवादी शासन के दौरान, इस साम्यवादी अर्थव्यवस्था से उनके सामने आई। तो उनको देखिएगा कि चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एक टारगेट रखा और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने अपने सारे संसाधनों को उद्योगों में लगा दिया। तो जो भी कुछ होता इंडस्ट्री में लगा दिया जाता। और चीन ने अपने नागरिकों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ देने के मामले में ये विकसित देशों से भी आगे निकल गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी इसकी बढ़ती हुई जनसंख्या। इनकी ग्रोथ हो रही थी 5 से 6% प्रति वर्ष के हिसाब से, लेकिन जनसंख्या भी 2 से 3% हर वर्ष है वो बढ़ती जा रही थी। तो बढ़ती हुई जनसंख्या इस चाइना के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। और खेती जो होती थी वो परंपरागत तरीकों से होती थी। तो कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहां के उद्योगों की जरूरतों को वो खेती है वो पूरा नहीं कर पा रही थी। तो 1949 की माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हो गई, साम्यवादी शासन व्यवस्था चाइना में स्थापित हो गई, सब सरकार के नियंत्रण में होने लगा। लेकिन समस्याएं उसके सामने आ रही थी जिसको हमने अभी जाना। तो अब आगे आप इस टॉपिक को आगे बढ़े उससे पहले एक चीज आप और अच्छे से समझिए, वो ये है भी हमने क्या कहा आपको भी वहां पर साम्यवादी विचारधारा आ गई। लेकिन क्या साम्यवादी विचारधारा से ही चाइना का उत्थान हो सकता था? यह बात अब धीरे धीरे चाइना को भी समझ में आ रही थी। तभी तो एक कार्टून देखिए आप, और एक कार्टून बनाया गया है, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो एक साइकिल दिखा रखी है और साइकिल का, इस कार्टूनिस्ट ने साइकिल का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो साइकिल है उसका इस्तेमाल चाइना में किया जाता है। तो इस कार्टूनिस्ट ने इसीलिए साइकिल का इस्तेमाल किया है। और साइकिल का आगे वाला अगर पहिया आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको दाती और हथौड़ा दिखा रखा है, जो कि कॉमरेड की पहचान है, जो कि साम्यवादी विचारधारा की पहचान है। और दूसरा चक्का इसका पहिया देखेंगे तो वहां पर डॉलर दिखा रखा है, जो किसको शो कर रहा है? जो पूंजीवादी विचारधारा को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को शो कर रहा है। तो इसका मतलब चाइना अब साम्यवादी विचारधारा के साथ साथ पूंजीवादी विचारधारा का भी अनुसरण करने लगा है। अर्थात चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो दोहरे प्रकार की हो गई है। तो ये कार्टून जो है वो चाइना के दोगलेपन को शो कर रहा है। आपको याद होगा चाइना जो कि कॉमरेड की स्थापना है वहां, तो माओ की जो विचारधारा वहां पर चली, लाल किताब आपने सुना है भी, हाँ हमारी लाल किताब के हिसाब से जो होता है हम वही करेंगे। लेकिन उन्होंने लाल किताब जो अपने हाथ में थी, अब उस लाल किताब के अपने नियमावली को अपनी टाई बना दिया है। अर्थात भी हम पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों व्यवस्थाओं को साथ में लेते हुए आगे बढ़ेंगे।
यही दोगलापन है। सबको समझना होगा चाइना किस प्रकार से आगे ग्रो कर रहा है। तो चलिएगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, नोट्स फॉर्म में इनको उतारना चाहें तो आप इनको उतार लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया और उस सुधार के क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव रहे उनको अब समझेंगे। अब तक आपने जान लिया भी 1949 की माओ द्वारा लाई गई क्रांति से चाइना में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है वो अपना ली गई, लेकिन कमबख्त ड्रैगनों को धीरे धीरे ये पता चला भी भाई अकेला साम्यवादी सिस्टम से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा भी हमें हमारे सिस्टम में सुधार करना चाहिए। तो उसको कहा गया चाइना की नई आर्थिक नीति, जो कब शुरू हुई 1970 के दशक में। तो चाइना ने 1970 के दशक में अपनी नीतियों में बदलाव लाना शुरू किया। तो क्या क्या बदलाव लेकर आए? बदलाव का मतलब सीधा सा है भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था के साथ उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी अपनाना स्टार्ट कर दिया। इसकी स्टार्टिंग होती है 1972 से। 1972 से चाइना ने अमेरिका से संबंध स्थापित कर लिए और अमेरिका का मतलब ही अपने आप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो जैसे ही अमेरिका से संबंध स्थापित किए तो इनका जो राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास था वो खत्म हो गया। याद है आपको, माओ ने अपने सिद्धांत में क्या कहा भी हमें किसी को अपने पास नहीं फटकने देना है, अपना काम अपने आप करना है। तो अकेले रहना पसंद कर रहे थे, अपना डेवलपमेंट खुद ही करना चाह रहे थे, लेकिन पता चला तो फिर अमेरिका से दोस्ती कर ली और उसका राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास है वो खत्म हो गया। हाँ, बस सीधी सी बात है, वो अब उन्होंने पूंजीवाद को अपनाना स्टार्ट कर दिया, लोगों को अट्रैक्ट करना है वो स्टार्ट कर दिया। इसके बाद 1973 में पीएम चाउ एन लाई ने 4 क्षेत्रों में मॉडर्नाइजेशन के प्रस्ताव रखे। वो 4 क्षेत्र कौन से हैं? कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस और साइंस टेक्नोलॉजी, इन 4 क्षेत्रों में चाउ एन लाई ने मॉडर्नाइजेशन के प्रस्ताव रखे भी हमें इसमें आधुनिकीकरण है वो लाना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो करना होगा। उसके बाद 1978 में क्या परिवर्तन किया? 1978 में देंग शाओपोंग ने चीन में आर्थिक सुधारों के लिए खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी। खुला द्वार, ओपन, यानी कहा दुनिया को आइए यहां पर अपना बाजार लगाइए, अपना माल बेचिए, द्वार खोल दिया दुनिया के लिए। तो खुले द्वार की नीति किसने दी? देंग शाओपोंग ने दी। कब दी? 1978 में दी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुधार था चाइना की आर्थिक सिस्टम के अंदर। उसके बाद 1982 में चाइना ने खेतों का निजीकरण कर दिया। ठीक है, आप अपनी खेती कर सकते हो। आपको पता है पहले साम्यवादी सिस्टम में क्या था? सारा सरकारीकरण था, अब उसका निजीकरण कर दिया। उसके बाद 1998 में इन्होंने इंडस्ट्री यानी उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया भी। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट आदमी है वो इंडस्ट्री लगा सकता है। और इसके साथ साथ दूसरे देशों के लोगों को भी अट्रैक्ट किया भी आप हमारे यहाँ पर आएं और उद्योग लगाएं। उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया? विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो स्थापित कर दिए। ये भी अपने आप में एक अच्छा परिवर्तन था। और आते आते 2001 में चाइना ने विश्व व्यापार संगठन के अंदर भी अपने आप को शामिल कर लिया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो समय की आवश्यकता को देखते हुए 1970 के दशक के बाद ड्रैगन को ये लगा भी हमें ये परिवर्तन करना चाहिए और उन्होंने ये परिवर्तन किया। अब बात ये आती है क्या परिवर्तन से उन्हें लाभ हुआ? बहुत अच्छा लाभ हुआ, आज तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहा है। लेकिन इस नई आर्थिक नीति के लाभ के साथ साथ इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। तो अब वो भी हम साथ में देख लेते हैं भी चीनी सुधार के नकारात्मक पहलू क्या रहे, या यूं कह लें भी नई आर्थिक नीति के परिणाम क्या रहे, क्या इसका रिजल्ट है वो पड़ा। तो एक एक करके बिंदुवारी इनको अध्ययन कर लेते हैं। आर्थिक विकास का लाभ है
वो समाज के सभी लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा था। तो प्राइवेटाइजेशन में आपको पता है जो मालिक होता है वो ही लाभ कमाता है, अपने अधीनस्थ को कौन लाभ है उसका बंटवारा करता है। ये तो साम्यवादी वाले सिस्टम में ही मिलता है। तो समाज के सभी लोगों को इसका लाभ है वो नहीं प्राप्त हुआ। दूसरा, इस पूंजीवादी तरीकों को अपनाने से बेरोजगारी बढ़ी। कहा जाता है लगभग 10 करोड़ लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। तो बेरोजगारी है वो बहुत अधिक वहां बढ़ गई और महिलाओं की स्थिति और खराब होगी। तो महिलाओं के रोजगार और काम के जो हालात है वो चाइना के अंदर संतोषजनक नहीं है। और इसके साथ साथ गांव और शहरों की बात कर लो या तटीय या मुख्य भूमि वाले क्षेत्रों के लोगों की बात कर लो, उनका जो इनकम है उसके अंदर बहुत अंतर बढ़ गया है। यानी अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। पूंजीवादी की यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और विकास की गतिविधियों ने हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है, पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा है। पूंजीवाद के अंदर भी भ्रष्टाचार है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये कुछ बिंदु है जो ये कह रहे हैं नई आर्थिक नीति बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ ये नेगेटिव इफेक्ट है वो भी यहाँ पर पड़ते हैं। अगर आप इनके नोट्स बनाना चाहेंगे तो अभी आप स्क्रीनशॉट के लिए समय मिल जाएगा आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ड्रैगन की क्या नई पॉलिसी है, क्या उसका प्रभाव है, उसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। बड़ा ही नाटकीय तरीके से ये सुधार है वो हुआ है वहाँ, लेकिन लाभ है जितनी उम्मीद की जा रही थी उतना लाभ है वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया। इसके साथ साथ अब आप ये सोच सकते हो भी हम ये कह रहे हैं भी दुनिया में तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो हमें कैसे पता चले? तो उस पर भी हम थोड़ी सी थ्योरिकल बात कर लें तो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। इन सब के साथ साथ भी उसका लोहा मानने लगे हैं, सभी लोग इसका लोहा मानते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। जो भी उसके साथ जुड़े हुए उनके ऊपर इस चाइना का बहुत बड़ा इफेक्ट है वो पड़ रहा है। और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस ये सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। उन्होंने कहा छोड़ो यार, पुरानी अपनी जो आपसी है बिजनेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चाइना और ताइवान के बीच में जो विवाद चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ है वो ज़्यादा घनिष्ठ रूप से, मित्रवत रूप से जुड़ जाएगा। और 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद की है और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती है कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। तो अब आप इस थ्योरिकल बात से ये भी क्लियर होता है जो आपके एनसीईआरटी बुक में क्लियर की हुई है, जिसको मैंने अभी यहाँ रीड आउट किया भी, किस प्रकार चाइना एक तीसरी शक्ति के रूप में दुनिया में उभर रहा है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो सेशन में और बात करेंगे चाइना और भारत के रिलेशनशिप पर। जय हिंद, जय भारत।